नमस्कार दोस्तों, आज के हम लेक्चर में हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए हमने बहुत सारे सिविल सर्वेंट से उनके फीडबैक्स लिए हैं, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है, उन सबको एक लेक्चर में कंपाइल करने की कोशिश की है जो आपकी लगभग सारी क्वेरीज को एक्सप्लेन करेगा। आइए हम देखते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर या बहुत सारे जो स्टूडेंट रिमोट एरिया से आते हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द राइट टाइम। राइट टाइम क्या हो सकता है, व्हेन टू स्टार्ट, ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्ट करें या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें, कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विदाउट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, या व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन टू अपीयर इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मीडियम क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, अप्लाई कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये क्वेश्चंस हैं जो लोग इस सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के माइंड में रहते हैं। इसके अलावा और सारे भी क्वेश्चंस हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज किया जाए, ग्रेजुएशनल सब्जेक्ट होना चाहिए या अदर सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स मैगजीन कहाँ से पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स मैगजीन कौन सी प्रीफर करनी चाहिए, करंट अफेयर्स कौन से न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए, सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करें, गुड टाइम टेबल क्या हो सकता है, और क्या रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विस एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या यूपीएससी की तैयारी करते समय क्या वो दूसरे एग्जाम्स के बारे में तैयारी कर सकते हैं, क्या जॉब करते समय यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, और हम प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ करें या अलग करें, कौन सी टेस्ट सीरीज बढ़िया रहेगी ज्वाइन करने के लिए, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सही है या गलत है, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले या मेंस एग्जाम प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद करें, राइटिंग प्रैक्टिसेस कैसे की जाएं और अपनी क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे इंप्रूव किया जाए। आज इस लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो पहली एंड द फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी है कि आप उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लीजिए। पैटर्न क्या है, बिफोर स्टार्टिंग जर्नी इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड नेचर ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर पैटर्न और नेचर की बात करेंगे पहले, उसके बाद हम वन बाई क्वेश्चन को आंसर करते जाएंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है। इसको नॉर्मली हम सीएससी कहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसको लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का एग्जाम भी बोल देते हैं, या आईएएस एग्जामिनेशन बोलते हैं, या यूपीएससी एग्जाम भी कहते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इज सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है मेंस एग्जाम्स के लिए। तो इसमें से जो कैंडिडेट होते हैं वो मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत आंसर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलती है। क्वेश्चन पेपर 2 होते हैं, एक जनरल स्टडीज का, एक सी सेट का, और 200 मार्क्स के क्वेश्चन स्कोर होता है इसमें, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकेंड स्टेज है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको इसमें आंसर्स लिखने होंगे। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव और आपकी अंडरस्टैंडिंग को एवोल्यूएट करता है। इसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं, यानी पर्सनालिटी टेस्ट में आप अपियर होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट एग्जाम में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको वेरियस सर्विसेज या पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ ब्रीफ पॉइंट, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, क्या टाइम है लगेगा इसमें, कैसे कर सकते हैं। तो ब्रीफ में हम अभी डिस्कस करते हैं, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल कैंडिडेट मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके लिए एटलीस्ट 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए एग्जाम में अपियर करने के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप उससे कम टाइम में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 1 ईयर तो चाहिए प्रिपरेशन के लिए। 3 स्टेजेस में अपियर करने के लिए भी 1 साल चाहिए कैंडिडेट्स को, तो मिनिमम 2 ईयर्स आपको होल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो ये टाइम फैक्टर आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप चाहें कॉलेज स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, या पर्सन जॉब में है,
आप टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाला है और बहुत सारे जॉब्स में साथ करते हुए स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को एवरी ईयर क्वालिफाई करते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। नॉर्मली ग्रेजुएशन डिग्री ही रिक्वायर्ड है, चाहे फिर आप सेकेंड क्लास पास हूँ, थर्ड क्लास पास हूँ, फर्स्ट परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती इसमें। तो इस या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएएस एंड आईपीएस के लिए इंडियन सिटीजनशिप होना मस्ट है, लेकिन अदर ग्रुप ए सर्विसेज के लिए इंडिया का सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल एज लिमिट 32 ईयर्स है और ये 32 ईयर 1 अगस्त को काउंट होती है जिस साल ये एग्जाम होना होता है। जैसे कि अगर CSC 2022 की बात करें तो इस साल जो एज काउंट होगी 1 अगस्त 2022 में काउंट होगी। रिलैक्सेशन की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट कास्ट को रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, SC ST के लिए 16 अटेम्प्ट हैं, यानी एज ऑफ 31 to 37 दे कैन अपीयर इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम उनके पास ये अटेम्प्ट्स हैं। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए यूपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पर अप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं नेचर। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 24 सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें 2 सर्विसेज आती हैं इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, आईएएस एंड द आईपीएस। थर्ड जो सर्विस है वो इंडियन ऑल इंडिया सर्विस में एक और सर्विस आती है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। उसके लिए मेंस का एग्जाम अलग होता है, प्रीलिम्स कंबाइन है लेकिन मेंस एग्जामिनेशन अलग होता है। वो सर्विस इन सर्विसेज में कवर नहीं है। सेकेंड, सेंट्रल सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए। तो सेंट्रल सर्विसेज हैं ग्रुप ए की, उसमें पहले 17 सर्विसेज हुआ करती थी लेकिन अभी 4 सर्विसेज IRTS, IRAS, IRPS एंड तो ये 4 सर्विसेज जो हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में कवर हो गई हैं। तो ये रेलवे की जो सर्विसेज थी ये इसके IRMS में आ गई हैं। इसके अलावा IFS है, IRSIT है, IRS कस्टम है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, ICLS है, ICAS है। तो ये बहुत सारी 17 सर्विसेज हैं जो ग्रुप ए सर्विसेज में। इसके अलावा 5 ग्रुप बी सर्विसेज हैं, डानिक्स है, पांडिचेरी सिविल सर्विसेज है, पांडिचेरी पुलिस सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज है। ये टोटल सर्विसेज हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा इन पोस्ट पर लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या जो लोग बोलते हैं IAS IPS एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड द मेन सिलेबस। तो सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस को पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए। और इससे फायदा क्या होगा, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको सिलेबस ही बता सकता है। दूसरा, सिलेबस में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप पढ़िए। जिन चीज़ों के आपको डेफिनेशंस नहीं पता है, जो वर्ड्स नहीं पता है, उनको आप सर्च करेंगे, उनको जानने की कोशिश करिए, तभी आप उससे रिलेटेड आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप कर पाएंगे। सेकेंड, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, उसके कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपने एक बार नजर डाल ली है, तो उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स के, तो आप इसे देख लीजिए। इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, टाइप क्या है और नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो एक तो एनालिसिस है, आपको सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी कि जो आपने सिलेबस देखा था, क्या पेपर यूपीएससी का जो पेपर है वो इसी सिलेबस से कवर हो रहा है या और सिलेबस से बाहर से चीजें पूछी जा रही हैं।
और वो बाहर से हैं तो क्या आपने सही से उसको पढ़ा था या देखा है, तो किस तरीके। सेकंड, एरियाज के बारे में पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों से आपको एक और आइडिया लगता है कि आप क्या कर रहे हैं अभी तक, एंड हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ आर यू डूइंग, एंड और रिसोर्सेस आपको क्या क्या चाहिए होंगे। आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बुक्स क्या चाहिए होंगी, पैटर्न क्या चाहिए होगा, क्या करना है, इसके बारे में भी आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू चूज स्टडी मटेरियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है कि हमें कौन सा स्टडी मटेरियल चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है। तो सबसे पहले आपको जो मटेरियल चूज करना है यूपीएससी सिविल सर्विस के, एक तो सिलेबस आपको देखना है, प्रीलिम्स का, मेंस का एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका आप सिलेबस देख लीजिए। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जैसे हमने पहले बोला है, प्रीलिम्स के, मेंस के एंड ऑप्शनल पेपर के। उसके बाद आप टॉपर्स की आंसर्स देख लीजिए, टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए कि उन्होंने क्या बताया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को देख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप सारा का सारा परचेज कर लें, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप सब एक स्टार्टिंग पॉइंट से करिए। तो बेसिकली स्टार्टिंग करने के लिए क्या करिए, आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए क्लास 6 टू क्लास 12। अब आप सामने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस रखिए और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक्स आप पढ़ते जाइए। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है या जो कॉन्सेप्ट आपको मिस हो गया, उसको रिफर, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बुक्स पढ़ सकते हैं, या इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज के बहुत अच्छे मटेरियल है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सेलेक्टिव रहिए, सारा मटेरियल नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक्स पढ़िए जो आप एनसीईआरटी से कवर नहीं कर पा रहे हैं या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए। हम दूसरे लेक्चर में स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या टॉपिक्स उसे पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे आप जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक रिफर कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की कुछ बुक्स रिफर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक रिफर कर सकते हैं। उसके अलावा योजना अनुकुचिकता मैगजीन जो मंथली आती हैं, इन मैगजीन्स को आप करिए। प्लस करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर या कोई करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़िए। लेकिन एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा कि लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, लिमिटेड मटेरियल्स को रिफर करना है, और रिवीजन ज्यादा करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई गुड और बैड टाइम नहीं होता है, यानी राइट एंड रॉन्ग समय नहीं है। जब से आपने माइंड बना लिया कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आप तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको दो चीजें माइंड में रखनी है कि इस एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न बहुत वास्ट है और इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 ईयर प्रिपरेशन आपको चाहिए। दूसरा, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और अपेयर करने में भी 1 साल लग जाता है, तो एटलीस्ट आपको 2 इयर्स तो मिनिमम चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब भी आपको 2 साल तो चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो ये माइंड में आप रखिए कि 2 साल तक आप इसमें टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आपको हमें कब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे करनी चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि नो मैटर यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, with the time management you can handle it properly, but it would be better to focus on your graduation subject first, then start with the convention part of the GS such as history, geography, economics. NCERT of the class 6 to 12 can also be reading this. तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कि आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप कभी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहले आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए लाइफ के लिए फाउंडेशन ब्लॉक है। उसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कन्वेंशनल पार्ट ऑफ जीएस को पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है, जियोग्राफी का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का है। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 तक रेफर कर सकते हैं, 6 to 12। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। दूसरा, आपको यूपीएससी सिलेबस अपने रूम में लगा लीजिए और उसके पैटर्न को देखते रहिए, जैसे हमने पहले बताया, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है या नहीं, आपको ये पता चलता रहेगा। लिमिटेड बुक्स और मटेरियल को रिफर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विदाउट ए कोचिंग। तो मैं बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स का आंसर यही था कि डेफिनेटली यस, और मेरा भी यही है कि हाँ, बिना सिविल सर्विस कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हो। एवरी ईयर देयर आर द 100 स्टूडेंट
हु क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिना कोचिंग के सिविल सर्विस एग्जाम हर साल क्वालिफाई करते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा, तो फिर कोचिंग को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, आपके अंदर पंचुअलिटी रहती है, क्योंकि डेली क्लासेस हैं, उनके डेली ग्रुप क्लासेस कराएंगे या वीकली क्लासेस करा रहे हैं, तो एक पंचुअलिटी डेवलप हो जाती है। दूसरा, कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे वहाँ पर, तो आपको पता चलता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना कंपटीशन हो सकता है, कितनी चीज़ें, प्लस एक गाइडेंस मिल जाती है। आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से या वहाँ से आप गाइडेंस मिल जाती है। तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप अपने सीनियर एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मिलकर उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। उनके बहुत सारे उनके वीडियोस लेक्चर नेट पे पढ़े, जैसे ये भी हमारा जो लेक्चर है बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए आप इसकी भी गाइडेंस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपके कुछ सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स जो आपके द्वारा नॉन हो सकते हैं, उनसे स्ट्रेटजी के बारे में आप बात कर सकते हैं। प्लस आप नोट्स हैं, रेफरल मटेरियल है, फ्रेंड ग्रुप है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से इजीली से अवेलेबल हो जाता है। अब आप किसी शहर में कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, रूरल एरिया में हैं, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाई कर रहा है सिविल सर्विसेज की, तो आपको एक कंपटीशन या ग्रुप नहीं मिल पाता ताकि आप उन चीज़ों को डिस्कस करें। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वो आपको ग्रुप या फ्रेंड सर्कल प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनको सेम एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये आपके लिए किस बेनिफिट हो। अब बात करते हैं हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना चाहिए या अदर सब्जेक्ट होना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में आता है जब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट का कहना था कि आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको नॉलेज अच्छी हो, चाहे एकेडमिक के थ्रू हो या आपके इंटरेस्ट के थ्रू हो। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या ग्रेजुएशन का नहीं चूज कर रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपका कुछ जीएस का पेपर कवर हो रहा है और ओवरलैपिंग है, तो आपको ये जीएस में हेल्प कर सकता है। और तीसरा पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल क्या है, उस चीज़ में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्या उसके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपके आसपास में क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। तो ये नॉर्मली चीज़ चेक से कर सकते हैं आप। लेकिन सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आप अपना कोई भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही चूज करिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि साइंस या टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का सब्जेक्ट चूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उनको इजी पड़ता है या उनका जीएस का पोर्शन भी उसमें कवर हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने टॉप किया है। कभी मैथमेटिक्स का टॉपर होता है, कभी सोशलॉजी का, कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कभी एंथ्रोपोलॉजी का। तो इससे आप सीधे ही रेफरेंस निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है जो स्कोरिंग है। ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग जब बनता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो जिन एस्पिरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उनको हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और कई बार टॉपर भी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आते हैं। तो ये आप भ्रम निकाल दीजिए कि अगर मैं मैथ्स लूंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा या मैं सोशलॉजी लूंगा तभी मैं टॉप कर सकता हूँ। नहीं, आप टॉप या आप अच्छा स्कोर जब ही ला सकते हैं जब आप उसके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होंगे और आपने बहुत अच्छे से उसकी डीप स्टडी की होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हैविंग वेटेज ऑफ 500 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी के एग्जाम में 500 का वेटेज है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं वो 300 के अराउंड मार्क्स इसमें ले आते हैं एंड दैट्स कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। तो इसलिए इसको वाइजली चूज करिए, उसके प्रॉस देखिए, कॉन देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने सक्सेस को देखिए। ठीक है, इसकी सक्सेस को देखिए, ऐसा भी ना हो कि कोई भी व्यक्ति उसमें 100 नंबर से ज़्यादा नहीं ला रहा है कभी भी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक लिस्ट बना लीजिए 3-4 ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि जो आप चूज करना चाहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए। एटलीस्ट आपको 2 इयर्स तक वो पढ़ना है, तो 2 इयर्स के लिए आप उसको देखिए कि क्या आप उसमें इंटरेस्ट बना पाएंगे। फिर और नॉलेज क्या है आपकी, नहीं नॉलेज है तो क्या आप उसकी ग्रेस्पिंग कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर जीएस के साथ कुछ ओवरलैपिंग है तो वो देख लीजिए।
तो ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मीडियम टू द एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए क्या मीडियम हो, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। कुछ समय पहले तक आप एक ही मीडियम चूज कर सकते थे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए, लेकिन रिसेंटली यूपीएससी ने आपको मीडियम चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। तो मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि मीडियम इज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो भी है, या लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो वाइस वर्सा दोनों ही सेंटेंस ट्रू हैं। तो यहाँ पर जो यूपीएससी के एग्जाम में है कि मीडियम एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियम इज द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई मीडियम चूज करते हैं, आप हिंदी चूज करते हैं, इंग्लिश चूज करते हैं, तो एटलीस्ट उस लैंग्वेज पर आपकी पकड़ इस लेवल की होनी चाहिए जो 10th की या हाई स्कूल के स्टूडेंट की होती है। अगर वो लेवल की पकड़ नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जगह पे ग्रामेटिकल सेंटेंस अगर एरर होंगी तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसी लैंग्वेज चूज करो जिसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे राइटिंग के थ्रू और ओरली। फिर चाहे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में तीनों में डिफरेंट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो सिंपली आई कैन से यू कैन चूज मीडियम ऑफ प्रेफरेंस या लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस इन प्रीलिम्स एज पर योर चॉइस। ठीक है, देयर इज द ऑप्शन टू चूज द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड द इंटरव्यू। तो यू मस्ट कीप इन द माइंड, बट यू मस्ट हैव द गुड राइटिंग, रीडिंग and understanding skill in at least 2 languages. मीडियम के अलावा यूपीएससी में लैंग्वेज के 2 पेपर्स होते हैं, तो उसमें आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती हैं। तो एटलीस्ट आपको 2 लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात आता है, शुड आई साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि हाँ आप कर सकते हैं और हाँ आप नहीं भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसका रीजन ये है कि बहुत सारा सिलेबस आपका ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स एंड मेंस के अंदर, तो आप उन टॉपिक्स को एक साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स के टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए, फिर आप मेंस के करिए, एक साल के अंदर फिर आप कंबाइन पढ़िए उनको। तो इससे आपकी ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, नेचर आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आप एक चीज माइंड में रख लीजिए कि तीनों एग्जाम डिफरेंट टाइप से हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी आपका परसेप्शन उन चीजों के बारे में, आपकी ओवरऑल डेप्थ, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी, यानी वो आपका एक ओरल एग्जाम है। तो तीनों के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर सकता है कि वो उसको कैसे पढ़े और कैसे तैयार करे। तो बेटर होगा जो कॉमन पोर्शन है आप उनकी एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाकी की आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 टाइम सारा सिलेबस पढ़ना होगा और उन सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू होना होगा, तभी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो आइदर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के, तमिल, तेलुगु या कोई भी आपका मीडियम है, तो एटलीस्ट 1 नेशनल न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ेंगे। अब ऐसा ना करें कि अभी मैंने द हिंदू चूज किया, अगले दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस चूज करूंगा, या फिर मैं पंजाब केसरी हिंदी का पढ़ने लगूंगा। नहीं, तो आप एटलीस्ट एक ही न्यूज़पेपर को कंटिन्यूस चूज कर सकते हैं। अब उसमें चूज करने के न्यूज़पेपर जो आपने चूज कर लिया है, उसमें से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अपने एक दीवार पे पेस्ट कर लीजिए। तो जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। मान लेते हैं कि कोई इकोनॉमिक न्यूज है, तो आप देखिए इकोनॉमिक न्यूज में आपका कॉन्सेप्ट डिप्रिसिएशन हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है, इंडिया का रोल क्या हो सकता है, उसकी कोई पॉलिसी आई है उस पर इंडियन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस में अगर कोई इनिशिएटिव हुआ, जैसे यूक्रेन वार हो रही, तो यूक्रेन वार का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन पे, इंडिया रशिया के रिलेशन पे, इंडिया यूएस के रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप उस रिलेशन में उसको पढ़िए, लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, इससे आप करंट अफेयर्स देखते रहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नए करंट अफेयर्स है, कोई इशूज हैं, इलेक्शंस हैं, एजेंडास हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज है, तो वो चीजें आपको न्यूज़पेपर से पढ़नी है। तो सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में, स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उस चीज के बारे में आप अपडेट रहिए। तो यही पर्पज है न्यूज़पेपर का। अब कौन सी मैगजीन हमें पढ़नी चाहिए, तो योजना और कुरुक्षेत्र तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़िए इनको, लेकिन ये या उसके अलावा 2 करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। वो 2 इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा करंट अफेयर्स कवर नहीं करता है, तो एटलीस्ट 2 लेंगे तो आपका मंथली लगभग सारा कवर हो जाए। लेकिन वो चेंज मत करिए कभी भी, वही 2 पढ़ेंगे। अगर आप साल भर पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट
100% करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, प्लस आपने न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं आप डेली एक, तो इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। एक दो टॉपिक हो सकता है जो अननोन रह जाए या अनटच रह जाए, तो वो सबके साथ रहेगा, लेकिन इस तीनों चीज़ों से, एक नेशनल न्यूज़पेपर से प्लस 2 करंट अफेयर्स मैगजीन से अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। प्लस योजना कुरुक्षेत्र, अब मैगजीन्स में क्या पढ़ना चाहिए, तो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि योजना कुरुक्षेत्र में जो टॉपिक्स आए हैं वो आपके जीएस के किसी पोर्शन से कवर करते हैं। तो जीएस मेंस में आप जीएस 1, 2, 3, 4 4 पेपर्स हैं, उनके किस टॉपिक से कवर करते हैं, अगर कोई रिलेशन है उनका तो आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या होता है, प्लस आपका इंटरेस्ट या हॉबी से अगर कोई रिलेटेड है तो वो उसको पढ़ें। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है मैगजीन में। तो करंट अफेयर्स मैगजीन को एटलीस्ट वंस गो थ्रू हो जाओ। कोई भी मैगजीन आती है नॉर्मली 30 to 40 या 50 पेजेस की रहती है, तो उसको अगर आप एक बार एक दिन में एज लाइक स्टोरी पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या यूपीएससी पूछ सकती है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेयर करिए, या फिर टेस्ट सीरीज कोई भी किसी की आपने दी है तो उस चीज से कंपेयर करके आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों से। हाँ, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ना योजना से, कुरुक्षेत्र से, ना करंट अफेयर्स की मैगजीन से, बस आपको उसमें से इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव चीजों को छांटना है। तो इसके लिए एटलीस्ट पूरे मैगजीन से आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि मिनिमम 2 इयर्स चाहिए। 1 साल आपको प्रिपरेशन करने के लिए, 1 साल आपको एग्जाम में अपियर करने के लिए, 2 साल तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तो मिनिमम 2 ईयर चाहिए। और ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 2 साल तक कंसिस्टेंटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा, तभी आप इस एग्जाम की तैयारी करिए। अन्यथा तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को ही धोखा देंगे, क्योंकि इससे कम समय में इस एग्जाम की तैयारी करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो जो पर्सन जॉब्स में हैं उनके पास टाइम की ऑलरेडी शॉर्टेज होता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करना शुरू कर लें। तो उससे उनका टाइम यूटिलाइज होगा और रिसोर्सेस हो जाएंगे। जब भी उन्हें टाइम मिलता है अपने ऑफिस में वो कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। प्लस जो जॉब कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा भी है कि उस जॉब को करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो उस चीज का जो मैनेजमेंट स्किल्स उन्होंने अपने जॉब में सीखी है उस चीज का यूज करें वो। तो प्लस अपने कुछ शॉर्ट्स नोट्स बना लें, उस चीज का प्रैक्टिस करते रहें, और डेली कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम फिक्स करें कि मुझे इतने घंटे डेली देने हैं। तो अपने टाइम टेबल पे पंक्चुअल रहें। अगर आप टाइम टेबल पे पंक्चुअलिटी नहीं रहेगी तो जॉब के साथ आपको प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लास्ट के यूपीएससी के रिजल्ट को देखते हैं तो 30 to 40% पर्सन वो लोग हैं सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में थे। अब बात करते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए या गुड टाइम टेबल कैसे होगा। तो सबसे पहले एक वैलिड टाइम टेबल बनाइए। वैलिड टाइम टेबल का मतलब है कि ड्यूएबल टाइम टेबल हो, कि ऐसा नहीं कि मुझे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक 2 दिन में पढ़नी है, तो इट्स द इम्पॉसिबल टास्क। अगर आपने पेज पलट भी लिए तो आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप कर सकें और जिसका कुछ आउटपुट हो, यानी उसका इवेल्युएशन भी करिए। तो एक प्लान बनाइए, उसमें सेट गोल करिए और गोल को आप वीकली अपनी परफॉर्मेंस को इवोलेट करिए। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को वीकली इवोलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा आप कितना पीछे रह गए, आपको क्या करने की जरूरत है। तो उसके बाद अपने टाइम टेबल को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। और इस टाइम टेबल में आपके पास सिर्फ स्टडी, ऐसा ना हो कि सुबह से शाम तक सिर्फ स्टडी 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 ही कही है। कुछ टाइम आपके पास पर्सनल भी हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी हो, फ्रेंड और फैमिलीज के लिए भी हो, क्योंकि मिनिमम 2 इयर्स आपको स्पेंड करने हैं। तो इसलिए तो बोरिंग ना एग्जाम बन जाए, तो इसलिए अपने बाकी रूटीन्स को भी चलते रहना चाहिए। और प्लस आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये एक टाइम टेबल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम के एंड तक पहुंचा देगा। अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स। इज इट मैंडेटरी टू मेक सेल्फ नोट। तो मैं कहना चाहूंगा कि नोट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी आपको रेडी टू रिवाइज नोट्स दे देते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स हैं। बेटर यही है कि अगर आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप ब्रीफ नोट्स बना लेते हैं तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तो पहले आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लीजिए, जो या स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज है, प्लस आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप नोट्स बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर से कोई एक टॉपिक उठाइए। ठीक है, टॉपिक कोई भी लेटेस्ट उठा सकते हैं, कि मान लीजिए कि इम्पैक्ट
अब द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो देखिए उसमें किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर के देख लीजिए, दूसरा आप जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस सेकंड पेपर में देख लीजिए, प्लस इथिकल कॉन्सेप्ट में देख लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन एंड एथिक्स कैसे रिलेटेड है, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जब आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, आंसर लिखेंगे, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपके पास आएंगे, कुछ फोकस आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, बस उनके नोट्स बना लीजिए कि मुझे इस क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना है, दैट आर मोर देन सफिशिएंट टू अटेम्प्ट एनी सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी रहेगी और फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए। लेकिन अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए सजेशन मैं नहीं दूंगा। आप एक ब्रीफ एंड कंसाइज नोट्स बनाइए ताकि आप बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकें, क्योंकि जब यूपीएससी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम होगा तो आपके पास रिवीजन के लिए बहुत कम समय होता है। तो इसलिए ऐसा बनाइए ताकि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में उस चीज को रिवाइज कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स आते हैं नोट्स बनाने के। हम इन सारी चीजों की बात एक अलग लेक्चर में कर लेंगे। बस सिंपली सी बात है कि आप अपने नोट्स को बनाने के लिए कम से कम टाइम डिवोट करिए। बेटर है उन चीजों को रिवाइज करने के लिए आप ज़्यादा समय करेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, कैन आई साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम आल्सो। तो क्या यूपीएससी की तैयारी करते करते हम दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी तैयारी कर सकते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मेन गोल से डाइवर्ट ना हो जाए। कई बार होता है कि हम दूसरे एग्जाम्स की अगर तैयारी करने लगेंगे तो हम मेन गोल से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो हम अपना मेन टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। हमारा टारगेट वही रहना चाहिए कि सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो मेजर फोकस है उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम उन एग्जाम्स के लिए निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न यूपीएससी से मैच करता है। जैसे हम यूपी पीसीएस का सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट स्टेट पीसीएस से जो भी नॉलेज आएगी या स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे। राजस्थान का देखें, उत्तराखंड का देखते हैं, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उन सारे एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। तो जब सेम पैटर्न है तो आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। थोड़ी सी आपको पढ़ाई एडिशनल करनी होगी, थोड़ी सी स्टेट्स के बारे में नॉलेज जाननी होगी, थोड़ा सा उनका एग्जाम पैटर्न जरूर डिफरेंट है, तो वो आपको अडाप्ट करना होगा, तो आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। अगर आप एसएससी में अपेयर होना चाहते हैं तो आप एसएससी के एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तो टोटली डिफरेंट है। लेकिन जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड की कर रहे हैं, सीसेट की कर रहे हैं, तो आप एसएससी, आरबीआई और नाबार्ड जैसे एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली महीने, 2 महीने, 4 महीने दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगेंगे सिविल सर्विस के एग्जाम को एक साइड में रख के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैनेजमेंट आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। बेटर है कि आप यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस में अपियर जरूर हों, इससे आपके चांसेस भी बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और एक टेस्ट सीरीज की तरह ही आप अपियर कर लीजिए, तो ये आपको एक बहुत अच्छा चांस भी मिलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अब कहते हैं कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाइल सर्विंग इन द अदर जॉब। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यस, 30 to 40% वो लोग हैं जो जॉब में होते हुए सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो सिंपल सा है, नो मैटर यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और ए पर्सन विद जॉब विद टाइम मैनेजमेंट यू कैन हैंडल। तो आप इसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, प्लस आपको एक माइंड में रखना है कि आपके पास दूसरे लोगों से कम समय है, तो जो समय आपके पास है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने सारे सिविल सर्वेंट से पूछा है और मैं खुद भी हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी टेस्ट सीरीज यूपीएससी एग्जामिनेशन का अल्टरनेटिव नहीं है या कोई भी उससे पैरेलल नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको एक सिमिलर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, तो जिससे आप अपने आप को एवुलेट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि 3 आवर्स में अगर मेंस का पेपर है, जीएस मेंस का पेपर है, तो क्या 3 आवर्स में वो पेपर को आप अटेंड कर पा रहे हैं, क्या लिमिटेड वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपको आने के बाद कर पा रहे हैं। तो इस चीज का एवुलेशन उसमें हो जाता है। लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि जो यूपीएससी एग्जाम के पेपर जो हो सिमिलर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इवोल्यूट करने के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज हो जहाँ पे उसकी मार्किंग सही हो और आपकी गलतियों को बताए और आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट करे, तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये कोई भी हो सकती है, वो आप ज्वाइन कर लें, लेकिन उसको टाइम की सेटिंग्स में ही करें। अब बात आती है कि जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, ऑनलाइन करूँ, ऑफलाइन करूँ,
तो या बिफोर प्रीलिम्स करूं या आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम करूं, कब करूं, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, सिविल सर्विस तो आपसे ऑफलाइन एग्जाम लेगी, तो अगर अवेलेबिलिटी है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे जॉब वाले के पास टाइम नहीं हो सकता है कभी, तो बेटर फिर आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को आप यूज कर लें। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो मेंस के लिए अगर आप प्रीलिम्स के बिफोर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले ही आप उसको एग्जाम को ज्वाइन करें, क्योंकि 2 से 3 महीने खाली प्रीलिम्स के लिए दे दें। और अगर प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने प्रीलिम्स दिया तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में कई बार 3 महीने तक का टाइम रहता है। अगर हम लास्ट एग्जाम को देखें तो कोरोना के कारण कुछ टाइम कम था, लेकिन वैसे 2.5 से 3 महीने का टाइम रहता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, तो उस 2.5-3 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि प्रीलिम्स जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, या फिर प्रीलिम्स एग्जाम से 2.5-3 महीने पहले, उसमें जो 1 साल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 1-2 महीने पढ़ाई करने के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने आप की परफॉर्मेंस को जज कर। अब आता है कि हाउ डू राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मेंस एंड हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे, अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हर साल लाखों लोग प्रीलिम्स में अपियर होते हैं, उसमें से 10 से 12 हजार स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसमें से मुश्किल से 2,500 से यानी 2,500 या 2,000 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें 5 साल के, उन सबको प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने से क्या होगा? एक तो आपको यूपीएससी जैसे टाइम सेटिंग्स में एग्जाम लिखने का अनुभव हो जाएगा। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, वर्ड लिमिट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तीसरा, वो पेपर्स अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उस टीचर से चेक करा लीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो जो प्रीवियस जो एस्पिरेंट्स हैं, सीनियर एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप कई सिविल सर्वेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके फैमिली में हो सकते हैं या आपके रिलेटिव में हो सकते हैं। नहीं तो आपके जो लोकल एरिया में हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के कोई भी सिविल सर्वेंट, एडीएम, डीएम या फिर एएसपी, बहुत सारे अंडर अटॉर्नीज हमेशा रहते हैं हर जिले में कोई ना कोई, तो उनके पास से या फिर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेके एटलीस्ट थोड़ा सा गाइडेंस आप कर सकते हैं। वो आपको एक ट्रू गाइडेंस देंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो रेगुलरली मॉक टेस्ट दें और उसको एग्जाम सेटिंग्स और टाइम लिमिट में ही अटेंड करें। और इसके अलावा अगर आप ये दोनों कर ही रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। तो एक क्वेश्चन खुद फ्रेम कर लें यूपीएससी के अकॉर्डिंग, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर से ले लें, या फिर किसी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो डेली क्वेश्चन आंसर के लिए डालती हैं, तो वहां से ले लें, वहां से क्वेश्चन को उठाकर उसको अटेम्प्ट करें। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एक सेल्फ असेसमेंट के बारे में पता चलेगा, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में जज होने वाली हैं। प्लस जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन है उसकी हैबिट बनाइए डेली पढ़ने की, और उसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग या उसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अगर डिसाइड करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट, सक्सेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो एज सच हम देखें तो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या नहीं है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करें। ये नहीं, ऐसा ना करें कि आप सारी चीज़ें एक तरफ से पढ़ने लगें और वो यूपीएससी के लिए इररिलेवेंट है, तो वो चीज़ें ना करें। तो इसके लिए और स्मार्ट वर्क करें, अपने दोस्तों की हेल्प लें, पीयर ग्रुप की हेल्प लें, क्लास नोट्स की हेल्प लें, अगर अवेलेबिलिटी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प लें। तो जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प करें। फिर अपना एक क्रिटिकल सेल्फ असेसमेंट भी करें, आपने वीकली क्या परफॉर्मेंस की है, क्या सीखा है, उसमें क्या स्कोर बन रहा है, क्या आप रियल में कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो उसका असेसमेंट भी जरूरी है। पैसेंस होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लिए जरूरी है। कई बार हम एग्जाम में अपियर होते हैं, प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, या फिर 2 बार, एक बार प्रीलिम्स में फेल, अगली बार मेंस में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कमी है। अगर आपकी कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को दोबारा से परखें और उन पर वर्कआउट करें, तो डेफिनेटली आप उस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस होंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें, तो अगर अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा तो डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव करेंगे।
लैंग्वेज और एप्टीट्यूड के ऊपर एक अच्छी कमांड रखें, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में आपको 2 लैंग्वेजेस के कंपलसरी पेपर भी पास करने होते हैं, और एप्टीट्यूड आपका सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में और प्लस इंटरव्यू में भी चेक होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आप ताकि अपने जीएस और आप इंटरव्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। हेल्दी कंपटीशन करिए, ठीक है, और लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। क्वालिटी मटेरियल को और गाइडेंस रखिए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल या बुक्स अपने पास मत रखिए। लिमिटेड रिसोर्सेज को रिफर करिए। डेडिकेशन और कमिटमेंट रहेगा तो आप जरूर सक्सेस होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।